Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. ठीक है, तो अब हम प्लांट का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं. आज वी हैव डिस्कस्ड कि ये क्या है. ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है, मींस के दे प्रिपेयर देयर फूड. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ डू दे प्रिपेयर देयर फूड. अच्छा, प्लांट्स जो है बेटा ये प्रिपेयर करते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट, फोटोसिंथेसिस में इनको कौन सी चीजों की जरूरत होती है? दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, they need water, and in the presence of sunlight and chlorophyll ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, which is mostly in the form of glucose, and along with this oxygen gas is also released as a byproduct. तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लर्न करना है. राइट, और इक्वेशन जो है ये 2 मार्क्स की आती है और उसमें हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है. बैलेंस अगर हम इसको करते हैं तो अभी हम नीचे जो है इसको बैलेंस भी कर लेते हैं. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें रिएक्ट करते हैं विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है. राइट, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी बनते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो है बेटा हमें 1 नंबर मिलता है. ठीक है, सो दिस इज 6 एंड 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आता है इन एग्जाम्स तो तब जो है हमें ये बैलेंस के ही नंबर दिए जाते हैं. 1 मार्क इज फॉर बैलेंसिंग. राइट, अच्छा, 1 नंबर जो है ये करेक्ट रिएक्टेंट्स का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और 1 नंबर जो है वो करेक्ट प्रोडक्ट्स का होता है. समटाइम्स ये जो इक्वेशन होती है दिस इज फॉर 3 मार्क्स. तो जो 1 नंबर होता है दैट इज फॉर सनलाइट एंड क्लोरोफिल कलेक्टिवली. 1 नंबर इसका भी होता है. अच्छा, इफ इट्स इन द वर्ड तो हमने इसके अभी देख लिया है कि मार्क्स की डिवीजन किस तरह होती है. अगर इफ इट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अगर वर्ड्स की फॉर्म में हमने ये इक्वेशन लिखनी होती है तो अगेन जो है वर्ड्स इट्स वेरी सिंपल एज इट इज, और इसकी जो मार्किंग है अगेन इट विल बी इन द सेम वे जैसे इक्वेशन की होती है ऊपर. ठीक है, फॉर्मूलाज की फॉर्म में होती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्टेंट्स का 1 नंबर, प्रोडक्ट्स का 1 नंबर, एंड देन सनलाइट एंड क्लोरोफिल का 1 नंबर होगा. अच्छा, इसमें होता क्या है, ओवरऑल हम रिएक्शन देखते हैं. ओवरऑल रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास बेटा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, 6 molecules of carbon dioxide they react with 12 molecules of water, right, in the presence of sunlight and chlorophyll. और ये बनाते क्या है? 1 molecule of glucose C6H12O6 along 6 molecules of oxygen. इसके साथ साथ जो है they also form 6 molecules of water. ठीक है, अच्छा, इसमें जो है 6 molecules of water भी बनते हैं. अच्छा, 6 molecules ऑफ वाटर आप देखें कि यहाँ पर जो देर आर 12 molecules ऑफ वाटर ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 6 molecules ऑफ वाटर ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो इस केस में क्या होता है कि आप देखिए हमारे पास जो है 6 molecules ऑफ प्रोडक्ट विच आर वाटर विच आर अकरिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड, इसको हम बैलेंस करते हैं विद 6 molecules ऑफ वाटर विच आर अकरिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो हमारे पास पीछे हम यूं कहते हैं कि हमारे पास 6 molecules ऑफ वाटर रह जाते हैं विच रिएक्ट विद वाटर, बिकॉज 6 जो है दे आर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. तो हम उसको बैलेंस करके कैंसल आउट करके हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं. अदरवाइज 12 जो है हम वो भी लिख सकते हैं बिकॉज रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास यूज 12 molecules होते हैं. अच्छा, इतनी डिटेल जो है ऑफ रिएक्शंस या इसकी केमिस्ट्री जो है वो हमें उसकी जरूरत नहीं है, बट वी शुड अंडरस्टैंड के समटाइम्स हमें यहाँ पर जो है 12 molecules ऑफ रिएक्टेंट्स नजर आते हैं इन इक्वेशन. ठीक है, और हमें जो है 6 molecules ऑफ वाटर जो है वो नजर आते हैं ऑन प्रोडक्ट साइड. तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्टेंट साइड पर 12 molecules ऑफ वाटर नजर आ रही हैं और प्रोडक्ट साइड पर नजर आ रही हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि 1 molecule ग्लूकोज का बनाने के लिए 12 molecules ऑफ वाटर की ब्रेकडाउन होती है. ठीक है, इससे फिर जो है 6 molecules हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर भी रिलीज होते हैं.
तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर देते हैं विद द 6 मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो इसका हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 6 भी लिखते हैं। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स को भी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, अगर हम करना चाहते हैं तो कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन हम देखते हैं हमारे पास, इस साइड पे हम रिएक्टेंट साइड के कैलकुलेट करते हैं, इस साइड पे हम प्रोडक्ट साइड के करते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन इज 6। अच्छा, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। यस, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन लेटिंग मी नो के कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, महानूर, इफ यू कैन हेल्प मी इन लेटिंग मी नो के हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं ऑन रिएक्टेंट साइड, आप जस्ट बताएं। 12 hydrogen atoms are present. 12 है। ठीक है, 6 2s are 12 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 oxygen atoms are present in the water, 6 and 6 and 12 are here as well. 12 इस साइड पर है और 6 ये है हमारे पास। 12 प्लस 6 तो ये हमारे पास 18 जो है वो ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड। अच्छा, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम प्रोडक्ट साइड पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, कार्बन जो है 6 है। यस, आई कैन सी ओनली कार्बन इन ग्लूकोज C6। तो आप देखें यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के हम देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, आप हाइड्रोजन के देखें C6H12। ठीक है, ये है, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं। और ऑक्सीजन के आप कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 2s are 18. 6 2s are 12 और 6 ये भी है। ठीक है, 6 आर here in glucose, so 12 plus 6 these are 18। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दिस विल गिव अस 2 मार्क्स। इस में लिखना है इसको। अच्छा, अब बेटा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन है विच इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स या रेस्पिरेशन का रिएक्शन है या कोई और भी रिएक्शन आएगा, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। राइट, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो लिमिट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे रिएक्शन रेट को, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो डाउन होता है या कम होता है। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा होता है वो भी कम होता है। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हो सकता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। इट्स वेरी इजी। ठीक है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं विच आर रिएक्टिंग एंड कैरिंग आउट द प्रोडक्ट, जैसे हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे बोथ कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर। इन दोनों में से हमने जैसे यहाँ पर अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखा है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब अगर हमारे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो 2 मॉलिक्यूल जो हैं दे आर लेस देन 6 एज 6 आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अब ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं दे आर एक्चुअली लिमिटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं बाय 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर हम इसके 6 मॉलिक्यूल्स करते हैं तो फिर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाज द लिमिटिंग। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट क्या है, दैट इज वाटर। वाटर कैन आल्सो बी द लिमिटिंग इफ इट इज प्रोवाइडेड इन शॉर्ट अमाउंट या लिमिटेड सप्लाई में, तो इट कैन आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कि सनलाइट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन। और अगर सनलाइट नहीं है, बाकी चीजें जो है ये सफिशिएंट है, तो स्टिल जो रिएक्शन विल नॉट अकर। तो सनलाइट कैन आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज आप देखें, क्लोरोफिल, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। और अगर क्लोरोफिल अगेन, ठीक है, इट इज इन लिमिटेड अमाउंट या इट इज एब्सेंट, तो इट विल अगेन रिस्ट्रिक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारा रिएक्शन नहीं होगा, तो इट कैन आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। तो इसको याद करने का बहुत एक आसान तरीका है, जो भी रिएक्टेंट्स है, ठीक है, विच आर कैरिंग आउट द रिएक्शन
रेस्पिरेशन में ये रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अगर काम है तो इट कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर, अगर ऑक्सीजन काम है तो इट कैन ऑल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। फिर इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है बेटा वो भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, विच इज नॉट मेंशन हियर। और आपने याद रखना है, हमने पीछे लास्ट क्लास में एंजाइम्स को स्टडी किया था और हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस हैं ऑल आर कैरिड आउट बाय एंजाइम्स, ठीक है। और हमने देखा था कि जो एंजाइम्स हैं दे वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच इज नॉट प्रोवाइडेड तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और पीएच भी क्या हो सकता है, लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं और इसके साथ साथ जो है हम कुछ इसके पेपर 1 के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइट इंटेंसिटी है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। लाइट इंटेंसिटी जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो इट इज डिपेंडिंग ऑन लाइट इंटेंसिटी। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस हॉरिजॉन्टल इज द एक्स एक्सिस। और ये जो rate of photosynthesis है it's taken on y axis because this is the dependent variable, this is depending on light intensity। जहाँ पर एक ही फैक्टर शो किया हुआ है इसका मतलब है कि हमारे पास जो बाकी फैक्टर्स हैं वो क्या है, दे आर इन सफिशिएंट सप्लाई। तो अब आप इस रिएक्शन में देखें, यहाँ से फॉर एग्जांपल दिस इज x, ठीक है। यहाँ तक आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग अप टिल दिस पॉइंट। इसके बाद आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से यहाँ जो है इट हैज बिकम कांस्टेंट। लाइट इंटेंसिटी हम अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखें कि लाइट इंटेंसिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड आफ्टर एक्स, बट रेट ऑफ रिएक्शन आप देखें कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। दिस हैज बिकम कांस्टेंट। तो अब इसका मतलब है कि आफ्टर एक्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं बिकॉज यहाँ पे भी हमें कर्व नजर आ रही है, दिस इज एक्स। आफ्टर एक्स आप देखें कि लाइट इंटेंसिटी इज नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास कौन सी चीज हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, और सनलाइट में से हमने जो है वो देख लिया है इट्स नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर आफ्टर एक्स। तो क्लोरोफिल भी हो सकता है, ठीक है, फिर टेम्परेचर भी हो सकता है। सो दीज कैन ऑल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर, कोई भी इनमें से हो सकता है। तो हम 1 by 1 एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। अगर टेम्परेचर, अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर, तो इसका मतलब है कि आफ्टर एक्स वो जो फैक्टर था दैट वाज द लिमिटिंग फैक्टर। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखें, ये भी वैसे ही इट विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट। यहाँ तक आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है आफ्टर एक्स। आफ्टर एक्स जो है इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर। फिर हमारे पास लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर की कंसंट्रेशन हो सकती है, या कोई और फैक्टर हो सकता है। अच्छा, टेम्परेचर के केस में आगे जितने भी रिएक्शंस हैं हमने एंजाइम्स में स्टडी कर लिया था। टेम्परेचर के केस में always we will get a bell shaped curve. What does this bell shaped curve shows? Bell shaped curve shows कि इसमें जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जहां तक आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है, इसके बाद इट ऑलवेज गोज डाउन। एंजाइम्स में भी हमें बेल शेप कर्व मिलेगी, राइट। इसी तरह हमें पीएच में भी हमेशा आपने देखना है कि हमें बेल शेप कर्व मिलती है। और बेल शेप कर्व क्या शो करती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्स पॉइंट। एक्स के बाद यहाँ से यहाँ इट इज शोइंग कि रिएक्शन रेट इज गोइंग डाउन और इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये डिक्रीज शो करता है कि जो रिएक्शन रेट है दैट हैज बीन डिक्रीज्ड, और इस केस में टेम्परेचर हैज डीनेचर्ड द एंजाइम्स। अब जब एंजाइम्स ही नहीं है तो रिएक्शन रेट इसमें नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इसी तरह पीएच भी, ये डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है, दिस शोज दैट द रिएक्शन रेट हैज डिक्रीज्ड एंड एंजाइम्स हैव डीनेचर्ड। पीएच और टेम्परेचर जो है ये एंजाइम्स को इफेक्ट करते हैं, ये हमने लास्ट
लेक्चर में पढ़ लिया था। अच्छा, ये तो हमने वन बाय वन क्या किया है, हमने वन बाय वन फैक्टर्स को डिस्कस किया है। अब हम ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे लाइट इंटेंसिटी, वी हैव टेकन वन फैक्टर और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। अब इसमें आप देखें कि जैसे यहाँ से यहाँ पर हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट एक्स है, तो यहाँ पर वी कैन सी दैट रेट ऑफ रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड। अब इस पॉइंट पर देखें, आफ्टर एक्स light intensity is increasing but rate of reaction has become constant। तो इसका मतलब है कि after x light intensity is no more the limiting factor। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, या दूसरा कौन सा फैक्टर हो सकता है, दूसरा जो है इट कैन बी टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो था इट वाज कांस्टेंट विच वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमने 1 ली थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो है इट इज द लिमिटिंग फैक्टर। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, वी हैव इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 20 टू 30। तो आप देखें थोड़ा सा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड अप टिल दिस पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर हुआ अपवर्ड। ठीक है, ऊपर ये जो कर्व है दिस इज शोइंग कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज बीन इंक्रीज्ड। अब आप देखें कि फर्दर इस टेम्परेचर के ऊपर भी लाइट इंटेंसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग, टेम्परेचर भी हमने 30 किया हुआ है, स्टिल आप देखें कि कर्व जो है इट हैज बिकम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आप अगेन कर्व देखें इट हैज बिकम कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अब जो है हमारे पास 30 टेम्परेचर में भी या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, या हमारे पास लाइट इंटेंसिटी आपने देखा है वी आर इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, और लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम y लेबल कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज y के ऊपर लाइट इंटेंसिटी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, टेम्परेचर 30 जो है दिस कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फर्दर 40 भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज केप्ट कांस्टेंट 0.1 कंसेंट्रेशन हमने ली थी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इट कैन आल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को 20 करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाय 0.2%। तो हमने देखा है कि अगेन वी कैन सी दैट देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विच शोज के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर थी एट 20। अगर हम 20 पर भी x के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते तो हमारा रिएक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होना था। अब आप देखें z के बाद दिस इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इंटेंसिटी नहीं है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इंक्रीज किया है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी, अब यहाँ पर जो है z के बाद आप देखिए हमने z के ऊपर टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.2 लाइट इंटेंसिटी। तो आप देखिए ना, इसके बाद भी आप देखें कि लाइट इंटेंसिटी जो है इट इज इंक्रीजिंग। आप देखें इसके बाद लाइट इंटेंसिटी भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कुड बी द लिमिटिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर वाज द लिमिटिंग फैक्टर, इसको हम ए कर लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल गो अप एट दिस। तो इस तरह जो है हम वन बाय वन एक एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लिमिटिंग फैक्टर था। इट्स वेरी इजी।